हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशो क्रेज। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ सिविक्स क्लास 9 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब हम एक रूलर को या एक रिप्रेजेंटेटिव को हम पीपल इलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। मतलब जो पावर है वो किसके पास है? पीपल के पास। उसको टर्म करते हैं हम डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमारी जो इंडिया है वो अभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि उसमें हर एक लोग मिलते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेता है। बोल्ड में लिखा है हमारे पास कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर एक हमारे पास टर्म है मोनार्कीज। मोनार्कीज क्या होता है? मोनार्कीज का मतलब होता है जब रूल एक किंग करता है। रूल एक किंग करता है, वो अपनी मनमानी करता है, जैसे उसको पनिशमेंट देनी है, जैसे उसको पॉलिसीज बनानी है वो वैसे करता है, लोगों के डिजायर्स की, उनके इंटरेस्ट की बिना चिंता करे। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की। और एक और टर्म है हमारे पास वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है। मतलब हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हम बहुत सारी पार्टीज में से किसी एक को चूज करें। जैसे अभी इंडिया में हमारे पास इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे हो गया कांग्रेस, बीजेपी, ये सब। हम किसी एक को चूज कर सकते हैं जिसकी आइडियोलॉजीज हमें अच्छी लगती है, जिसके एम्स हमें अच्छे लगते हैं। पर कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसमें सिर्फ वन पार्टी होती है, तो अगर वो अच्छा काम नहीं भी कर रही तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि हम किसी और को चूज कर सके, हमें उसे ही चूज करनी होती है, चाहे वो अच्छा काम करे, बुरा काम करे। नो अदर ऑप्शन वी हैड, हमें उन्हें ही चूज करना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं? वन पार्टी सिस्टम। तो हमने देखा मोनार्की क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है। जैसे डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है इंडिया। मोनार्की सिस्टम का प्रेजेंट है सऊदी अरेबिया। वहां पे एक जो रूलर है वो इसलिए नहीं चूज करा जा रहा है क्योंकि लोगों को पसंद है, रैदर एक रूलर इसलिए चूज करा जा रहा है क्योंकि वो हियरार्कियल ऐसे चला जा रहा है, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसे हियरार्कियल सिस्टम है। और वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना। तो हमारे पास ये तीनों अलग अलग टर्म्स है, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड वन पार्टी सिस्टम। और अलग अलग कंट्रीज है वो इन टर्म्स को रेफर करती है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि रूलर होता कौन है, इलेक्शन होते कैसे हैं, कौन से पीपल है जो अपने रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं, और फिर फाइनली गवर्नमेंट कैसी है हमारी, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है। तो हमारे पास डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, तो हम इनको वन बाय वन आंसर करते हैं। और इनको आंसर करने के लिए पहले एक कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान। तो चलते हैं अभी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक इंसान है जनरल परवेज मुशर्रफ। 1999 में अपना मिलिट्री कूप तैयार करता है। एक मतलब मिलिट्री कूप होता है कि मिलिट्री की पूरी आर्मी तैयार करता है और ओवरथ्रो कर देता है वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वहां पे ओवरथ्रो कर देता है। और क्या इस्टेब्लिश कर देता है? मिलिट्री रूल। क्या इस्टेब्लिश कर दिया वहां पर? मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और बाद में 2002 में उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया है प्रेसिडेंट। मतलब अब जो भी डिसीजंस होंगे कौन लेगा? जनरल परवेज मुशर्रफ। 2002 में अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है और उसने डेमोक्रेसी हटा दी और क्या इस्टेब्लिश कर दिया? मिलिट्री रूल। जनरल परवेज मुशर्रफ है वो बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड का इस्तेमाल करता है। 2002 में जब वो प्रेसिडेंट बनता है वो एक चीज लेके आया है, दैट इज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है क्या वो देख लेते हैं। वो भी डिसीजंस है वो किसके अंडर लिए जाएंगे? मिलिट्री के अंडर लिए जाएंगे। सारे डिसीजंस किसके अंडर लिए जाएंगे? मिलिट्री के अंडर लिए जाएंगे। और जो फाइनल पावर है पाकिस्तान में वो किसके पास रहेगी? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। पर डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए? डेमोक्रेसी में फाइनल पावर किसके पास होनी चाहिए? पीपल के पास। फाइनल पावर किसके पास होनी चाहिए? पीपल के पास। पर जैसा भी हमने देखा पाकिस्तान में फाइनल पावर किसके पास है? मिलिट्री पीपल के पास, सिविलियंस के पास नहीं है। और फाइनल पावर और किसके पास है? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। सो पाकिस्तान इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। और एक और फैक्ट बताती हूँ कि पाकिस्तान में क्या होता है, कभी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, कभी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, कभी डेमोक्रेटिक कभी नॉन डेमोक्रेटिक। बहुत फ्लक्चुएशन रहता है इस चीज में, जिसके कारण वहां के सिविलियंस को बहुत दिक्कत होता है। कभी उन्हें मिलिट्री रूल मानना होता है, कभी उन्हें गवर्नमेंट का रूल मानना होता है। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, जिसके कारण सारे इफेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं उनके रिसोर्स एलोकेशन पे, उनके एजुकेशन पे, उनके ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे, उनकी इकोनॉमी पे। ये सारे इफेक्ट्स हमें दिख सकते हैं। अब हम चलते हैं चाइना के पास। तो चाइना में इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 years। और चाइना में एक पार्टी है दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी।
सिर्फ एक ही पार्टी है वहां पे, तो इसलिए वहां पे हम क्या कहते हैं, इसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। मतलब नो मैटर व्हाट ये पार्टी अच्छा परफॉर्म करे या गलत परफॉर्म करे, लोगों की वेलफेयर की चिंता करे या मैल प्रैक्टिसेस यूज करे, चाइनीज लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है बट टू चूज दिस पार्टी ओनली। जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे पास आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अलग अलग पार्टीज है ना, तो हम उसको चूज करेंगे जिसकी आइडियोलॉजीज हमें अच्छी लग रही है, जिसको हम चूज करना चाहेंगे, जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि अलग अलग लोगों में से चूज कर सकते, रैदर इन्हें सिर्फ एक ही पार्टी चूज करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, गलत परफॉर्म कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूट्यूब पर सिर्फ मैं ही एक टीचर हूं, है ना, और कोई है ही नहीं है, तो मेरी मर्जी में आपको अच्छा पढ़ाऊं गंदा पढ़ाऊं, क्योंकि आप लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं है कहीं और जाने की, तो मेरी जो पढ़ाई की लेवल है वो डिग्रेड होता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश नहीं करूंगी। बट अगर मेरे को ऐसा हो कि बहुत सारा कंपटीशन है, अगर बच्चे मुझसे नहीं पढ़ेंगे तो और बहुत सारी टीचर से जाके पढ़ सकते हैं, तो मुझे अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे बीच में कंपटीशन होता है तो हम उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर होता है। पर यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, चाइना में कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, तो वो अपनी मर्जी चला सकती है, तो वो वेलफेयर के लिए भी ज्यादा काम नहीं कर रही है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि एक डेमोक्रेसी में कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं मैक्सिको के पास। तो जैसे चाइना और इंडिया में आफ्टर एवरी 5 इयर्स इलेक्शन हो रहे हैं, मैक्सिको में हो रहे हैं 6 साल के बाद इलेक्शंस, आफ्टर एवरी 6 इयर्स। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कभी भी अनडेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप नहीं रही है। डिक्टेटरशिप मतलब जब एक राजा रूल करता है, कभी भी ये नहीं रही है, हमेशा क्या रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है। और यहाँ पे जो पार्टी है उसका नाम है PRI, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। पर ये पार्टी क्या है, ये डर्टी ट्रिक्स यूज करती है। क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में ना लोगों को ऐसे करा जाता है कि तुम्हें सैलरी तभी मिलेगी अगर तुम सिर्फ इस पार्टी को वोट करोगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या कहा जाता है, बच्चों को तभी पढ़ाया जाएगा अगर वो PRI को वोट करेंगे। और मीडिया में भी उसे कैप्चर कर लिया जाता है, और सारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसके हक में दिखाई जाती है, PRI के लिए। बट रियलिटी में क्या है, जो मीडिया है वो क्या होनी चाहिए, वो अनबायस्ड होनी चाहिए, है ना, वो किसी एक पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। पर मैक्सिको में क्या हो रहा है, मीडिया जो है वो PRI के अगेंस्ट कुछ शो नहीं करती है, और जो पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर हम जाकर वोट डालते हैं, वो पोलिंग बूथ्स जो है वो कैप्चर हो रहे हैं, ठीक है, वो उन्हें ले लेते हैं और उसमें जो वोटिंग का सिस्टम होता है वो चेंज कर लेते हैं, और किसके हक में सारा कुछ कर लेते हैं, PRI। तो अब अगर ये गलत गलत एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, तो बताओ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए? नहीं हुए। तो हम कहे तो इसको डेमोक्रेटिक रहे हैं, पर यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो डेमोक्रेटिक हम कब कह सकते हैं, अगर उस कंट्री में क्या हो, अगर उस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। पर जैसा कि हमने देखा मैक्सिको में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, तो हम इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे, अनडेमोक्रेटिक कहेंगे? हम इसको कहेंगे अनडेमोक्रेटिक। डन। तो हमने अभी तक 2 फीचर्स देखे डेमोक्रेसी के। पहला कि जो रूलर है वो इलेक्ट होता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, और जो सारी पावर है वो किसके पास होती है, पीपल के पास। सेकेंड कि जो डेमोक्रेसी है उधर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती है, सबके पास इक्वल चांस होता है ऑफ विनिंग एंड इक्वल चांस होता है ऑफ लूजिंग, और वहां पे करप्शन या मैल प्रैक्टिसेस यूज नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब हमारे पास एक टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जब हम 18 ईयर्स से अबव हो जाते हैं तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना रूलर चूज कर सकते हैं। तो 18 साल की उम्र के ऊपर बढ़ने पे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं जब हम एडल्ट हो जाए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव के बिना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, ग्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब भेदभाव के बिना हम अपना जो रूलर है वो अपॉइंट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अब हम चलते हैं सऊदी अरेबिया के पास। तो सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था, 2015 तक वहां की जो वुमेन है उनके पास राइट टू वोट ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ मैन जो थे वो वोट कर सकते थे, वेयर एज जो वुमेन थी उन्हें इंफीरियर समझा जाता था, ठीक है, उन्हें ये समझा जाता था भाई तुम घर पे ही रहो, तुम वोट नहीं कर सकती। ये शो करती है जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, पैट्रियार्कल। कौन सी सोसाइटी हमारी, पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब जहां पे मेल डोमिनेंस होती है, जहां पे मेल सारे डिसीजंस लेता है, उसको क्या कहते हैं हम, पैट्रियार्कल सोसाइटी। एग्जाम्पल लेते हैं एस्टोनिया का। तो एस्टोनिया में क्या हो रहा है कि एस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे, जो पीपल है जो बिलोंग करते हैं रशियन माइनॉरिटी के लिए उन्हें राइट टू वोट नहीं मिलेगा। कि जो पीपल जो रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, रशियन माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हमने सीखा है पिछली क्लासेस में कि माइनॉरिटी मतलब जो कम है लोग
पावर में कम स्ट्रेंथ में, मतलब कम नंबर ऑफ पीपल है, उन्हें कहते हैं माइनॉरिटी, और मेजोरिटी जो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है। तो यहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी लोग हैं उन्हें वोट का हक नहीं है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है फिजी का। तो फिजी में क्या हो रहा है कि इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी, कि जो पहले से ही फिजी में रह रहे हैं उनके पास वोट, उनकी वैल्यू ऑफ वोट ज्यादा है एज कंपेयर टू वो जो इंडियन फिजी हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जो फिजी के खुद के लोग, इंडिजिनियस लोग हैं, उन्हें तो ज्यादा वैल्यू ऑफ वोट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल उनके एक वोट की वैल्यू है 5, पर जो इंडियन फिजी हैं, जो इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं, उनके एक वोट की वैल्यू है 1। सो इज इट फेयर? नो। जैसे अभी हमने 3 एग्जांपल्स देखे, मैक्सिको के, एस्टोनिया के और फिजी के। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये कंसेप्ट होना चाहिए हमारी डेमोक्रेसी का। एक इंसान वो एक ही वोट कर सकता है, उसकी एक ही वैल्यू होगी। चाहे वो वोट अंबानी करे, चाहे वो वोट मैं करूं, उसका भी एक ही वैल्यू होगा, मेरा भी एक ही वैल्यू होगा। उसका भी एक ही काउंट होगा वोट, मेरा भी एक ही काउंट होगा। इसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम चलते हैं जिम्बाब्वे। 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलती है फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल, और यहाँ पे एक पार्टी है जिसका नाम है जानु पीएफ, जिसका नाम है जानु पीएफ। और इस जानु पीएफ का लीडर कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। इस जानु पीएफ का लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। यहाँ पे इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते हैं, पर हमेशा कौन जीतती है? जानु पीएफ जीतती है। जो कौन लीड कर रहा है? रॉबर्ट मुगाबे। और ऐसा कहा गया है कि जो भी इस पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेगा उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कि हम इस पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। जो भी कहेंगे वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा? इलीगल। जो भी कहेंगे वो डिक्लेयर हो जाएगा हमारा इलीगल, और हमें उसके बेसिस पे पनिशमेंट मिलेगी। और सारे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सारे इसकी हक की बात कर रहे हैं, जानु पीएफ की हक की। और जो यहाँ पे जानु पीएफ के जो ऑपोजिट में पार्टीज है छोटी छोटी, उनको भी तंग किया जा रहा है कि तुम ये काम मत करो, वो काम मत करो, तुम हमारे खिलाफ इलेक्शंस कंटेस्ट मत करो। जो भी उस पार्टी के साथ ज्वाइन होएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसकी फैमिली को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हो रहा है। तो कोई भी जानु पीएफ के जो भी ऑपोजिट में खड़ा होता है उसको हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब तुम बताओ, जो सिटीजन के बेसिक राइट्स हैं वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं? जो हमारा डेमोक्रेसी अपने सिटीजन को राइट्स देता है वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे तो वो अपनी मर्जी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। वो जानु पीएफ के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं पर वो अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और अपनी मर्जी का सोच भी नहीं पा रहे, और अपनी मर्जी का प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे, और अपनी मर्जी का वोट भी नहीं कर पा रहे। उन्हें सारी चीजें डोमिनेशन में करनी पड़ रही है, दबाव में आके करनी पड़ रही है। तो तुम लोग बताओ, इज इट अ डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक? ऑफ कोर्स अनडेमोक्रेटिक। तो अगर कोई पार्टी इलेक्शंस जीत गई है, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर इलेक्शन जीत गई, इसका मतलब ये नहीं जो उसके मन में आए वो काम करेगी। समझो मैं पावर में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसा मेरा मन आए मैं वैसा काम करूंगी, ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन गाइडलाइंस के अंडर हमें काम करना पड़ता है ताकि हम अपने पावर को मिसयूज ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक टीचर हूं तो मैं तुम्हें जैसा मर्जी पढ़ाऊं और तुम्हारे दिमाग में ऐसे बुरी बुरी बातें भी भर दूं तो वो सही नहीं होएगा, ठीक है। सो I also have to respect some guidelines जिसके अंदर मैं पढ़ा सकती हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो हर पावर जो अथॉरिटेटिव है वो उसके पास कुछ गाइडलाइंस होती है जिसके अंदर वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, सो दैट मिसयूज ऑफ पावर ना हो, सो दैट मिसयूज ऑफ पावर ना हो। ये गाइडलाइंस हमारी कहाँ लिखी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। It is a set of rules and regulations under which a representative or a ruler have to govern. तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन या जिसे हमने गाइडलाइंस कहा गया है वो प्रोवाइड करती है कि जिसके अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा और मेरे पास पावर आ गई तो मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी, कहीं बैंक जाके रॉबरी करूंगी, कहीं जाके मर्डर करूंगी, ये सब करूंगी, तो विल इट बी एथिकल? नो। तो क्या होना चाहिए? हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि फोन नहीं अलाउड, क्लास में खाना नहीं अलाउड, यही सब है ना। तो वैसे ही हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए ताकि हम अपनी मिसयूज ऑफ पावर ना कर सके और स्मूथ फंक्शनिंग हो सके स्टेबिलिटी के साथ। तब क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा?
सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो रूलर्स है वो कौन इलेक्ट करता है, पीपल। तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, पीपल के पास होती है। सेकेंड ऑफ वी स्टडीड की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, सबका इक्वल चांस ऑफ विनिंग एंड इक्वल चांस ऑफ लूजिंग होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड ऑफ हमने पढ़ा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वल चॉइस होने चाहिए, किसी भी ग्राउंड पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिक रूल्स के अंडर बंधी हुई होती है, कि वो बेसिक रूल्स के अंडर काम करती है, इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और वो बेसिक रूल्स हमें कहाँ लिखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास एक डिबेटेबल टॉपिक आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पर कुछ लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं ऐसा क्यों है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। क्यों? पहला पॉइंट ये है कि जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कि लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग। जैसा कि हमने देखा है कुछ कंट्री में 5 साल के बाद, कुछ कंट्री में 6 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं और उसमें जो लीडर्स हैं वो चेंज होते हैं। जैसे इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो कभी बीजेपी है कभी कांग्रेस है, ये सब। तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि हम 5 साल तो एक पार्टी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अगले 5 साल दूसरे पार्टी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अगले 5 साल वो जो पहले दो ने बनाया होगा वो उसको चेंज कर देगा और अपनी मर्जी का काम करेगा। तो इससे हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक इंस्टेबिलिटी आती है, ऐसा लोगों को लगता है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। सेकेंड, उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब कि सिर्फ लोग रैट रेस में हैं, मॉरलिटी तो उनकी खत्म ही हो गई है। इस सिर्फ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक, जो उनकी मॉरलिटी है, जो एथिक्स है, वो तो खत्म ही हो गए। थर्ड पॉइंट वी हैव कि डेमोक्रेसी में हमें इतने सारे लोगों से पूछना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले, तो इससे क्या होता है, डिसीजन डिले होता है। अब आप बताओ, अगर आपको सिर्फ एक ही जने को के लिए डिसीजन लेना पड़े वो जल्दी लिया जाएगा, 10 जनों से पूछ के डिसीजन लेना पड़े वो जल्दी लिया जाएगा? तो ऑफ कोर्स जो 10 जनों से डिसीजन लेना पड़े पूछकर उसमें टाइम लग जाएगा, तो उससे क्या होता है, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में डिले आ जाता है, मतलब देरी लग जाती है। और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो, उन्हें लोगों का इंटरेस्ट पता ही नहीं है, उन्हें लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं पता। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी इधर टॉप पे है और एक इंसान यहाँ पे है, तो इनके बीच में इतना गैप है। अब आप लोग बताओ कि गवर्नमेंट को पता लगेगा आज मैं बिना खाना खाए सो रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट को नहीं पता लगेगा। तो टॉप अथॉरिटी में और बॉटम में जहां पे लोग हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो टॉप अथॉरिटीज है दे आर नॉट अवेयर कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, मतलब जो लोकल लेवल पर पीपल है, उन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या परेशानी कर पा रहे हैं, तो वो इसके इन पीपल के अकाउंटेबल ही नहीं है। ऐसा लोगों को लग रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऊपर है लोग, उन्हें नीचे वाले लोगों को पता ही नहीं लग रहा उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, कौन खाना खा सकता है, किसके पास पैसे नहीं है, उन्हें ये सब चीजें पता ही नहीं लग रही है। डेमोक्रेसी में होता है करप्शन। ये तो हमारे इंडियन न्यूज में देखते ही रहते हैं कि आज गवर्नमेंट ने ये करप्शन कर दिया, आज ये करप्शन कर दिया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में अपना मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है। तो क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, कि मतलब अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा चीजों से घिरी हुई है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, और वो उसी टाइम डेमोक्रेसी पे चली जाए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चली जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो सारी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट एन अल्टीमेट सोल्यूशन, बट येस it will lead to some kind of progress towards reduction of poverty, reduction of unemployment, reduction of corruption, थोड़ा तो बेटर होगा। तो ऐसा लोगों को लग रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं जो है अगेंस्ट डेमोक्रेसी के, कि पहला उन्हें लगता है लीडर चेंज होते रहते हैं, दूसरा उन्हें लगता है पॉलिटिकल कंपटीशन है, मॉरलिटी तो खत्म ही हो गई है, तीसरा उन्हें लग रहा है डिसीजन मेकिंग में देरी लग रही है, फोर्थ उन्हें लग रहा है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो इतने टॉप पे हैं कि उन्हें जो नीचे वाले लोग हैं उनकी दिक्कत ही नहीं पता लग रही है, फोर्थ की बहुत ज्यादा करप्शन है। अब हमने ये देखा अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है। नाउ वी विल सी कि लोग फेवर में डेमोक्रेसी के क्या कह रहे हैं, लोग फेवर में डेमोक्रेसी के क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। चाइना में फेमाइन आया था 1958-61 के अराउंड, चाइना में फेमाइन आया था। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन मतलब वो सिचुएशन जहां पे आपको ना खाना मिल रहा है, ना फूड मिल रहा है, ना वाटर मिल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो अराउंड 3 करोड़ पीपल वर डाइड इन चाइना ड्यू टू फेमाइन। अच्छा, अब तुम ये देखो, इंडिया इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर है या चाइना इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स चाइना इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर है, वो हमसे ज्यादा एडवांस कंट्री है। फिर भी उस टाइम पर
फेमाइन हिट चाइना को, क्या इंडिया को नहीं? क्यों? क्योंकि इंडिया के पास थी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया के पास थी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अपने सारे डिसीजंस ले रही थी रिलेटेड टू फूड सप्लाई, रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ फूड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, रिलेटेड टू कि वाटर कौन से कैनाल से आएगा, ये सब सोर्सेज को कंजर्व करके रखना, अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना, स्ट्रेटेजीज बना के रखना। तो ये सब चीजें कौन कर रही थी? हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर रही थी। पर चाइना में उस टाइम पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, तो वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सो दिस शोज कि आपकी चाहे इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी हो, बट आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो आपके इश्यूज को रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड हो गया, इन सब से डील करती हो, ताकि सोसाइटी में, ताकि आपकी कंट्री में एक स्टेबिलिटी और एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो। लोग फेवर में क्या कह रहे हैं डेमोक्रेसी के, मतलब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है डेमोक्रेसी होनी चाहिए? तो हमने चाइना का एग्जांपल लिया जिससे हमें लग रहा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप ये अपने आंसर्स में साइट भी कर सकते हैं एग्जांपल चाइना के फेमाइन वाला। और पहला लोगों को लग रहा है कि ये अकाउंटेबल है टू गवर्नमेंट, अकाउंटेबल टू पीपल है, कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो अकाउंटेबल है टू पीपल। मतलब अगर जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, जरूरतें है, इंटरेस्ट है, तो वो कौन पूरी करती है? गवर्नमेंट पूरी करती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। और जैसे हमने बात करी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें डिसीजन बहुत सारे लोगों से पूछ के लेना पड़ता है, जिससे कि हमने बात करी थी अगेंस्ट में कि इससे टाइम लग जाता है। पर टाइम तो लगता है, पर अब आप लोग बताओ, अगर एक डिसीजन एक ही बंदा ले लेगा वो ज्यादा इफेक्टिव डिसीजन होगा, ज्यादा रैशनल डिसीजन होगा, या अगर 4-5 लोग मिलके डिसीजन लेंगे, सब अपने व्यू पॉइंट्स डालेंगे, वो ज्यादा रैशनल डिसीजन होगा, है ना? तो जिसमें 4-5-6 जने लोग होंगे वो रैशनल डिसीजन होगा। तो चाहे टाइम ज्यादा लग जाए पर सब अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाए और उससे एक अच्छा डिसीजन आए, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है ना? तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग गुड, क्योंकि अब हम 4-5 जने मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे सबके व्यू पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे, हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो चाहे देर लग जाए डिसीजन लेने में, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, तो क्या चाहे देर लग जाए डिसीजन लेने में, बट उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक बार इंप्लीमेंट कर दिया तो वो लोगों पर तो लागू होगा, है ना? तो उसका इफेक्टिवनेस अच्छा होना चाहिए। चाहे देर लग जाए, देर होने से अच्छा है, देर लग जाए वो अच्छा है रादर देन हमसे गलती हो जाए। हमारा डेमोक्रेसी है वो डिफरेंसेस एंड कंफ्लिक्ट से डील करता है, डिफरेंसेस एंड कंफ्लिक्ट से डील करते हैं। क्योंकि आपने देखा है इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कास्ट को, अलग अलग ग्रीड को फॉलो करते हैं, ठीक है? सबके पास अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग प्रैक्टिस है, अलग अलग रिलीजन है। तो समझो 2 ग्रुप्स में लड़ाई होगी, तो जो भी पावरफुल ग्रुप होगा वो जीत जाएगा, और जो ग्रुप लेस पावरफुल होगा उसको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इट वुड लीड टू अनहैप्पीनेस, है ना? क्यों अनहैप्पीनेस? क्योंकि अब तुम लोग बताओ, तुम पे एक मेजोरिटी पावर डोमिनेंस करती रहे, तो तुम एक टाइम तक ही सुनोगे, फिर उसके बाद तुम भी लड़ोगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो इन सेम वे यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि एक पावर कब तक ही अपनी चलाती रहेगी। तो in democracy, no one is a permanent winner, no one is a permanent ruler. Different groups live with each other peacefully. तो इंडिया में तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, तो यहाँ पे तो इतना सारा कंफ्लिक्ट होना चाहिए था, इतने सारे डिफरेंसेस होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे पास एक दूसरे के रिलीजन के लिए टॉलरेंस है, और हम एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करते, जिससे कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है? जो डेमोक्रेसी है वो डील करती है डिफरेंसेस से और कंफ्लिक्ट से। फोर्थ अप वी हैव, ये इनहैंस कर देती है, इनहैंस मतलब बढ़ा देती है और अच्छा कर देती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन। तो अगर हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ज्यादा अच्छा होगा, या अगर हम लोगों को कास्ट के बेस पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ज्यादा अच्छा होगा? तो एक इंसान को तभी अच्छा लगेगा कि अगर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो आपने अपनी क्लास 7th की बुक में ये स्टोरी पढ़ी होगी कि एक क्लासरूम था, वहां पे अपर कास्ट को टेबल्स पे बिठा रहे थे, और जो लोअर कास्ट है दलित्स वगैरह उन्हें नीचे फ्लोर पे बिठाए थे। तो इससे तो दलित्स की डिग्निटी हर्ट हुई ना। तो क्या है, डेमोक्रेसी सबको इक्वली देखती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। तो इससे क्या होता है, जो एक इंसान है, जो इंडिविजुअल है, जो सिटीजन है, उनकी डिग्निटी जो है वो इनहैंस होती है। लास्ट ऑफ वी हैव, जो डेमोक्रेसी है वो अपनी करेक्ट करती है खुद की मिस्टेक, करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। इसका मतलब कि अब अगर आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गड़बड़ ही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब मैंने जैसा कि अभी बताया, इट्स नॉट सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, कि अगर आपने समझो आज रात में आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर ली तो पॉवर्टी खत्म, अगले दिन से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, क्रिमिनल एक्टिविटीज खत्म, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है। तो क्या है कि वो अपनी मिस्टेक्स खुद करेक्ट कर लेती है, जैसे तो डेमोक्रेटिक जो है वो अकाउंटेबल है टू पीपल, ये हमने सीखा था। तो अगर मैं गवर्नमेंट हूं, मैं कुछ भी डिसीजन लूंगी वो आप लोगों के लिए लूंगी, तो आप लोगों को मेरी गलती पता लग जाएगी अगर उसमें कुछ होएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने डिसीजन लिया कि मैं सारे लोगों को खाना दूंगी, एक दिन में एक बार खाना दूंगी, और वो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप लोगों को तो मेरी गलती पता लगी कि एक दिन में एक बार खाना मिलने पे सफिशिएंट नहीं है, ट्रू। पर मेरे को भी मेरी गलती का एहसास हो गया, या आप लोगों ने रियलाइज करवाया थ्रू प्रोटेस्ट और थ्रू नेगोशिएशंस वगैरह, तो फिर मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, अपनी गलती को ठीक करके मैंने फिर से एक नया रूल लागू किया, या उसी में अमेंडमेंट ला दी, कि अमेंडमेंट मतलब उसी में ही चेंजेस ला दिए कि हम एक दिन में 2 बार खाना देंगे, ठीक है। रूलर जो है या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो करेक्ट कर ले अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को दूर कर दे, या फिर हम अपने रूलर को ही हटा देते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर रूलर जो है वो अपनी पीपल को, अपनी जनता को अकाउंटेबल नहीं है, तो हमारे पास ये राइट होता है कि हम उसको हटा सके और फिर से इलेक्शंस कंटेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये रूलर के मन में एक डर बना रहेगा, यार अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं हट सकता हूँ, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और ये नहीं है कि गलतियां नहीं होगी, चाहे वो डेमोक्रेसी है, सबसे गलती हो जाती है, पर जो अपनी गलती को ठीक कर ले, और जो डेमोक्रेसी में अपनी गलती ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों से छुपी नहीं रह सकती है, तो इट इज अ फेवर इन डेमोक्रेसी। हमारे पास टर्म है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि हमारे पास एक डेमोक्रेसी है जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हम अपना रूलर खुद इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पावर किसके पास है, पीपल के पास है सारी पावर, ठीक है। तो पीपल के पास है, और वो पीपल के बिहाफ पे जो है डिसीजन ले रहा है। कौन डिसीजन ले रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन ले रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। क्योंकि आप लोग बताओ, हम लोग पूरी इंडिया, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन एंड एवर इंक्रीजिंग है, हम लोग हर संडे मिल सकते हैं पूरा इंडिया और डिसाइड कर सकते हैं यार हम ये वाली रूल करेंगे, हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंज लाएंगे। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्टली बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है, सेकेंडली इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को, इतने नंबर ऑफ पीपल को हम एक साथ नहीं ला सकते। तो हमने किसको इलेक्ट करा है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, जो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस बनाता है। पीपल के लिए डिसीजन कौन बनाता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव। और अगर ये अच्छे से काम ना करे तो हम इसको हटा भी सकते हैं, और इसके फिर से इलेक्शंस भी कर सकते हैं, या फिर इसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने इतनी ज्यादा बात कर ली राइट्स की, हमने ड्यूटीज तो बात ही नहीं करी। राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एजुकेशन, हमारे पास इतने सारे राइट्स हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, पर हमारे पास ड्यूटीज भी है जो हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो राइट्स और ड्यूटीज एक कॉइन की सेम साइड है, एक साइड राइट आता है और एक साइड ड्यूटीज आती है, मतलब इट्स अ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो एक इंसान को अपने राइट्स भी परफॉर्म करने होते हैं और एक इंसान को अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होती है। राइट जैसे अभी मैंने बात करी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, राइट टू थिंक, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे राइट्स है जिसको हम एंजॉय करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पर हमें उसके फेवर में अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी चाहिए। ड्यूटीज हो गया जैसे अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, अपने एंथम को रिस्पेक्ट करना, अपनी नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये सारी होगी हमारी ड्यूटीज होगी। तो अगर हमें राइट्स मिल रहे हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म करें। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।